नमस्कार साथियों। इस वीडियो के अंदर अपन यूपीएससी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये प्रीलिम्स और मेंस के दोनों को सिलेबस को कवर करेगा और इस वीडियो के पार्ट के हिसाब से बनाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर और भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। ये वीडियो सिर्फ हिस्ट्री के लिए ही मैं बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आपको डिस्कस करूँगा। आपने सिलेबस कई जगह से डाउनलोड किया भी होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। वो आपको मैक्सिमम एक पीडीएफ या फिर 2 पेज की पीडीएफ में मिलता है, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस तो वो कंप्लीट होता है बट उसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल एनालाइज नहीं मिलता सिलेबस का, वो जो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है। अगर आप दिल्ली में कहीं पे रह रहे हो, मतलब कि मुखर्जी नगर में वगैरह पढ़ रहे हो, देन आपको सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाओगे तो देन आपको वो कंप्लीट 150 रुपये के आसपास में करीब एक पूरी बुक देता है जो कंप्लीट सिलेबस की होती है। मैंने भी ये बुक खरीदी थी जिसकी मैंने पीडीएफ बनाई और उसके बाद में मैं इस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो ये इसके अंदर ये जो मटेरियल है ये 2020 का रिवाइज मटेरियल है। ठीक है, सो आप ये इसके लिए अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस न्यू है या वो है। ये पूरा अपडेटेड मटेरियल है। मैंने दिल्ली से कहीं से ख़रीदा था और फिर उसको मैंने पीडीएफ बना के आपके सामने इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोचिंग का मटेरियल होता है, मतलब कोचिंग वाले होते हैं वही इन मटेरियल को बनाते हैं, किसी साइड से आपको मिलेगा भी नहीं ये वाला सारा मटेरियल। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ मैं। या ये हो सकता है आप में और मुझ में ये फ़र्क हो सकता है, या तो फिर मैंने आपसे 2 किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं या फिर मैंने आपसे 2 किताबें कम पढ़ी है, बट इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुझे जो वीडियो लगता है कि हाँ पे ये वीडियो आपको बनाना चाहिए कि थोड़ा बहुत कि इससे न्यू स्टूडेंट को हेल्प हो सकती है, तो मैं वो काम करता हूँ और वो मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों वीडियो को आपको जितना इजी लगता है ये वीडियो बनाना इतना इजी नहीं होते, इनके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते बोर्ड की तरह वो, सो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है हमको। ठीक है, सो अगर आपको लगे कि मेहनत से आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज जो अपन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री के अंदर इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बांटा जाता है। दोस्तों प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस दोनों का अलग अलग होता है। अभी जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, और इसके जस्ट बाद में जब मैं आपको वापस थोड़ा आगे बढ़ेंगे वीडियो को तब आपको मेंस का सिलेबस मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर कुछ टॉपिक है जैसे कि आपने इसके अंदर देखा है। प्रीलिम्स के अंदर एंशिएंट इंडिया का टॉपिक है, जैसे कि एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया। ठीक है, बट आप जब मेंस में जाएंगे तो इन दोनों का टॉपिक इतना नहीं आ रहा है, मतलब है ही नहीं है, दोनों का योगदान ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया है। सो दोनों को अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। मतलब प्रीलिम्स के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये यूरोपियन कंपनियाँ आती है उसमें पोर्टुगीज वगैरह, इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। ठीक है, बट मेंस में ये क्वेश्चंस नहीं आगे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, देन आपको मैं अलग अलग टाइप से डिस्कस करता करूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये इंग्लिश में है, बट मैं साथ साथ में हिंदी बोल भी रहा हूँ, और एक और बात की थोड़ा बहुत आपको हिंदी इंग्लिश के साथ में भी सहज होना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक है, टॉपिक का कोई हिंदी में ज़्यादा इतना मीनिंग बदलता नहीं है। फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि कंटेंट में मैं आपको कंटेंट पूरा दे रहा हूँ, और आप ये भी मत सोचिएगा कि इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर दे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और मैं आपको ये बोलूँगा इसकी मैं पीडीएफ दूंगा, हो सके तो इसकी आप फोटोकॉपी निकलवा दीजिएगा, अदरवाइज आप जब मैं बोल रहा हूँ तो साथ साथ में लिखते जाइए, आपको याद भी हो जाएगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं और सीधा अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर है, हिस्ट्री के बाद में जो अपन जो देखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हिस्ट्री के बाद में अपन आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, ज्योग्राफी को देखेंगे, इन सबको देखेंगे, बट अपन हिस्ट्री के अंदर है तो सीधा डायरेक्ट चलते हैं और सीधा हिस्ट्री के अंदर ही अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको सब टॉपिक है इनको पढ़ूंगा नहीं, मैं आपके सामने कंप्लीट ये दिखा दूंगा फुल एचडी इमेज के अंदर, बट आपको जब पढ़ने जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। लेकिन मैं इसकी जो मेन हेडिंग है वो पढ़ूंगा, और बाकी जो भी है वो आप साथ साथ में देखते जाइएगा। दोस्तों जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री का जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री को ये वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको इसका सोर्स भी बता देता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ोगे दोस्तों, आपने 11th की जो ओल्ड एनसीईआरटी जाती थी, ओल्ड एनसीईआरटी में जो एक आर एस शर्मा के द्वारा जो लिखी हुई आती थी एनसीईआरटी, जो 11th की एनसीईआरटी थी ओल्ड एनसीईआरटी, अगर आप उसको पढ़ते हैं देन आपको कोई भी रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसको आपके पास वो बुक है तो आप एक बार देख भी सकते हैं, जो इसके अंदर जो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक के हिसाब से वो बुक बनेगी। मतलब आप मानोगे डायरेक्ट सिलेबस से सिलेबस सीधा डिट्टो वही कॉपी हो रहा है, जिसमें जो फर्स्ट लेसन जो दिखा हुआ वो का वही है इसके अंदर। ठीक है, सो आप उस बुक को पढ़िए, और एनसीईआरटी तो आपको कंप्लीट पढ़नी है, जैसे कि आप 6th की 7th की 8th की जो एनसीईआरटी पढ़ोगे उससे आपको काफ़ी ज़्यादा
मिल जाएगा। बाकी आपको एनसीईआरटी के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं, मैंने एक बना रखा है, ठीक है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। सो दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री को अपन स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। शुरुआत का टाइम है जब हिस्ट्री का निर्माण होता है, तब से कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले या मानव का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में सब है। पीरियोडाइजेशन के बारे में लिखा हुआ, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में अपन को पढ़ना है। इसके बाद में जब सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे देन इसके बाद में आपको स्टोन एज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज को जब आप देखेंगे तो स्टोन एज को तीन पार्टों में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक इसको हिंदी में बोलेंगे आद्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये इसका शायद प्रॉपर मीनिंग है आई थिंक। और इसको आप जब देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है चालकोलिथिक, ठीक है। और चालकोलिथिक के बाद में जो टॉपिक आएगा वो मेजर चालकोलिथिक है, आयरन एज और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक है। मेरा मानना है कि दोस्तों मैं इनको मैन हेडिंग को पढ़ता हूँ ताकि वीडियो फास्ट बनेगा, ठीक है। ये पढ़नी है आपको। इसकी जो इमेज है वो साथ साथ में आप या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये भी इसमें फायदा रहेगा। बाकी मैं आपको पीडीएफ इसके लास्ट में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करनी है, ये भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। इसके बाद में जो टॉपिक पढ़ना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी सब टॉपिक है इसके आप एक बार पीडीएफ फोटो ले लीजिए या फिर साथ साथ में लिख दीजिए। सो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो वैदिक पीरियड आएगा। वैदिक पीरियड को दो पार्ट में बांटा जाता है, ऋग वैदिक पीरियड और उसके बाद में जो आएगा वो है अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। ये ऋग वैदिक पीरियड का टाइम है। ऋग वैदिक पीरियड में आपको कंप्लीट पढ़ना है। ऋग वैदिक पीरियड का जो भी आप सब टॉपिक है वो भी आप देख लीजिए। सोर्स एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग वैदिक सोसाइटी एंड कल्चर, ये इसका एक है। और इसके जो बाकी के जो सब टॉपिक है वो ये है, ठीक है। सो आप इसको भी देख लीजिए। ये कंप्लीट और एक मतलब आपको इससे बेटर से सिलेबस कहीं पे भी डिस्कस नहीं मिलेगा दोस्तों। पूरा यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, इन सबको आप एक बार फोटो खींच लीजिए और इसकी पीडीएफ से आप प्रिंट आउट निकलवा दीजिएगा तो भी आपको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में जो टॉपिक है वो है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक के बाद में जैनिज्म है और बुद्धिज्म है। दोस्तों इन दोनों को ऊपर मैं आपको फोकस करने का ज़्यादा कहूँगा क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रखते हैं। सो इनको पढ़ते वक्त थोड़ा सा आप बारीकी बरतिएगा क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक बन जाता है तो ये मेंस में भी इससे जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो इन दोनों रिलीजन को आप बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और इसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी है क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में माँ जनपदा के बारे में आपको पढ़ना है। माँ जनपदा के अंदर आपको जितने भी वहाँ की डायनेस्टी थी, नंदा वंश, हरियक वंश एंड ये जो शिशुनाग डायनेस्टी थी, इनके बारे में पढ़ना है। महाजनपदा पीरियड के बारे में पढ़ना है। दोस्तों ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन इसकी कोई मेन दिक्कत आएगी नहीं, आप अगर हिंदी में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करोगे तो कोई मेन है भी नहीं इसके अंदर। जैसे कि अलेक्जेंडर इन्वेंशन है तो इसको सिकंदर का इन्वेंशन है ये बोलेंगे, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर के अंदर मैं इनके जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है, इसको आप थोड़ा सा होलिस्टिक पढ़िएगा, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो पोस्ट मौर्यन है। पोस्ट मौर्यन के बाद में जो मौर्यन के बाद में जो भी डायनेस्टी आई थी लाइक ये पुसी बुतिवंश इस टाइप में, और ये जितनी भी इसके बाद की जितनी भी डायनेस्टी थी वो उसके बाद में वो भी आपको पढ़नी है। और साउथ इंडिया के अंदर जाएंगे तो सातवाहन वंश और शुंगा डायनेस्टी, कुषाणाज, कनिष्क, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो डायनेस्टी आएगी वो है गुप्ता पीरियड के बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों एक एक आप देख लीजिए, मैं आपको साथ साथ में बताता भी जा रहा हूँ। गुप्ता पीरियड को इसके बाद में पढ़ना है। गुप्ता पीरियड की जो शॉर्ट है सब हेडिंग है वो भी आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद में गुप्ता पीरियड के बाद में आपको गुप्ता पीरियड के अंदर से भी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर का अलग सिलेबस है कंप्लीट, लेकिन ये हिस्ट्री का रिलेटेड है सो आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी ज़्यादा आप फोकस करना पड़ता है। सो इसको आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हर्षवर्धन का पीरियड है। इसके ऊपर आपको हर्षवर्धन के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। सब हेडिंग के आप साथ साथ में देखते जाइए, आप पढ़ते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा, पॉज कीजिएगा स्क्रीन को और फिर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में संगम पेड़, साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बारे में है, संगम पेड़ के बारे में है, जिसके अंदर चोरा, छेरा, पांड्याज और इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना आर्ट एंड कल्चर ये एंशिएंट इंडिया का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिडेवल इंडिया को अपन को पढ़ना है। मिडेवल इंडिया के अंदर जो आपका सोर्स जो अपनाना है पढ़ने के लिए वो मैं आपको बोलूँगा कि आप सतीश चंद्रा की जो एनसीईआरटी जाती थी ओल्ड एनसीईआरटीज उसको आप प्रिपेयर कीजिए, सबसे बेस्ट सोर्स है वो। और इसके साथ में आपको कोई भी रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंप्लीट एनसीईआरटी जो उसके साथ में जो सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी जाती थी उसको पढ़ोगे, कोई रेफरेंस बुक की खरीदने की जरूरत नहीं। और अगर आप साथ में किसी कोचिंग के नोट्स को प्रिपेयर करते हो लाइक विजन के या फिर वाजीराम के किसी भी कोचिंग के एक के नोट्स को प्रिपेयर करोगे तो थोड़ा सा उससे हेल्प आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करनी है या नहीं करनी, बट मेरा मानना है कि उससे हेल्प जरूर हो जाएगी। मेडिवल इंडिया के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है मेजर डायनेस्टी ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया।
ये जितना भी है ये मतलब वो प्रत्यार और इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रत्यार, पल्लव, पाल, जो बिहार के पाल थे वो उनके बारे में, और राजपूत इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके जो सब टॉपिक है वो भी आप एक बार देख लीजिए, ये इनका सब टॉपिक है। ठीक है, आप एक देख लेंगे। इसके बाद में जो और भी इसके इसी की जो सब टॉपिक है वो है पल्लवाज, चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज, इंडियन फेडरलिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। छोलाज एंड अदर साउथ इंडियन किंगडम के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में अर्ली मुस्लिम इन्वेंशन के बारे में आपको पढ़ना है, जितने भी अरेबियन के और मोहम्मद गौरी वगैरह इनके इन्वेंशन हुए थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। थोड़ा यहाँ पे आप वापस से फोकस करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि फोकस सब पे करना है, लेकिन कुछ एक टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर और 2-3 पार्ट से जुड़ जाते हैं, तो इनका इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, सो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सब टॉपिक है वो आप एक बार फोटो ले लीजिए, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, अफगान, राजपूत एंड मुगल्स, ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन एम्पायर। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर अकबर। दोस्तों, जब अकबर और अशोका की बात आती है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इन दोनों से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि अगर मेडिवल इंडिया की बात आती है तो अकबर, और एंशिएंट इंडिया की बात आती है तो अशोका, ये दोनों सबसे महान राजा थे उस समय के। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिएगा। ठीक है, एम्पायर के बारे में। इसके बाद में है जो स्टेट एंड गवर्नर अंडर अकबर। अकबर का टॉपिक कुछ ज़्यादा हॉलिस्टिक है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वास्ट है, तो आप देखिएगा अकबर के बारे में कुछ ज़्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, स्टेट एंड गवर्नमेंट अंडर द अकबर नेक्स्ट टॉपिक है। ये जो अकबर के जो सब टॉपिक थे वही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद में ये देखिए अकबर एंड रिलीजियस व्यू, अकबर का जो रिलीजियस व्यू था, उनका जो उदारता थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। दैन डेक्कन एंड मुगल के बारे में आपको पढ़ना है, जितने भी मराठा के साथ में इन्वेंशन हुए थे उनके बारे में आपको पढ़ना है इसके अंदर। फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो इसी का जो सब टॉपिक है वो ये है, ऊपर आपको दे रखे होंगे, इसके सब टॉपिक है, आप देख लीजिएगा एक बार। मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ, बट आपकी इसकी पीडीएफ में आपको साथ में दूंगा, सो आपको इतनी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, इसके बाद में क्लाइमेक्स एंड क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर, द मराठा एंड द डेक्कन। मुगल एम्पायर का जो पतन होता है उसका क्या रीजन था, औरंगजेब, यहाँ से मॉडर्न इंडिया का प्रारंभ हो जाता है। सो यहाँ से भी फोकस करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया और मेडिवल इंडिया के बीच का एक कड़ी का पार्ट करता है। ठीक है, क्योंकि एक साइड मुगल का अंत होता है, एक साइड ब्रिटिश का आगमन होता है। सो ये वो बात है। ठीक है, इसके बाद में मराठा एंड द इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, इसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। लेट्स इसके बाद में विजयनगर एम्पायर के बारे में है। विजयनगर एम्पायर के बारे में जो भी इनके सोर्स है, विजयनगर एम्पायर में आर्ट एंड कल्चर का भी काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है, सो इसको भी आप देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनल स्टेट एंड द मेडिवल पीरियड। जो रीजनल स्टेट ऊपर गया था, जैसे कि बंगाल है, हैदराबाद है, मैसूर है, सो इसके बारे में आपको पढ़ना है। नॉर्दर्न इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, इसके बारे में आपको देखना है। जो इसकी जो सब टॉपिक है वो सब टॉपिक नहीं, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है दोस्तों। सो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार वापस से। हाँ, तो जैसे कि निजामुल मुल्क वगैरह, इसके बारे में आपको इसके अंदर दिखाया गया है। और इसके बाद में जो सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपको हेल्प करता है। कहाँ पे अगर आप ऐसे लिखेंगे तो देन आपको एंशिएंट इंडिया की जो वुमेन की स्थिति क्या आती है, रिलीजन स्थिति क्या आती है, आपको ऐसे में वगैरह पे ज़्यादा हेल्प करता है। सो यहाँ से भी आपको मदद हो सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड लाइफ पैटर्न एंड प्रस्पेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है इसका ये काम। इसका आप देखेंगे तो मेडिवल इंडिया का कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। मैंने आपको अभी जैसे कि एक टॉपिक बोला था, अभी आपको बताया था कि यहाँ से किस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं। जो प्रीलिम्स के लिए मैंने जो सिलेबस बताया, तो यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आपने ये मैंने आपको टॉपिक बताया था, क्लाइमेक्स एंड क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर का जो डिक्लेरेशन हुआ था, जो इसका जो विनाश हुआ था, इसका क्या रीजन था। ध्यान दोस्तों, पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन आया था जागीरदारी क्राइसिस के ऊपर, और जागीरदारी क्राइसिस के ऊपर 2019 में क्वेश्चन आएंगे। वो यहाँ से ये वही वाला टॉपिक है, क्योंकि जागीरदारी क्राइसिस के कारण मुगलों का दमन हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, आप पेपर को साथ साथ में रखेंगे तो आपका हेल्प हो जाएगी। दोस्तों, हमने मेडिवल इंडिया को कंप्लीट पढ़ लिया है, अपन मॉडर्न इंडिया के ऊपर बात आती है तो अपन मॉडर्न इंडिया को आप देखेंगे।
दोस्तों मॉडर्न इंडिया के अंदर अपन जब देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया का जो सोर्स है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। इसको आपको पढ़ने के लिए कौन सा सोर्स यूज करना है। सो दोस्तों अगर आप मॉडर्न इंडिया को पढ़ना चाहते हैं देन आपको मैं भी लोग आपको स्पेक्ट्रम भी कहेंगे। बहुत से लोग अलग अलग बुक्स भी सजेस्ट करेंगे, बट मैंने डॉक्टर जे एस कट्टर से क्लासें ली थी, जो भी सुब्रमण्यम मैम के वहाँ पे पढ़ाते हैं। सो उनका और जैसे कि आप टीना डबी मैम को भी सुनोगे तो उनका भी जो कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लगभग काफ़ी टॉपर्स ने भी सजेस्ट किया है कि आप अगर कंप्लीट एन पढ़ लेते हैं और साथ में जो ओल्ड एन थे, ओल्ड एन जो कि विपिन चंद्र राय ने लिखी हुई थी, अगर आप वो पढ़ते हैं देन सफिशियंट है। उसके साथ में अगर आप किसी कोचिंग के मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं देन आपका लगभग टू द पॉइंट सारा कवर हो जाएगा उससे, ठीक है। अब रही बात की रेफरेंस बुक की। सो दोस्तों अगर आप विपिन चंद्रा की एक बुक आती है ओरिएंट पब्लिकेशन के नाम से, अगर आप उसको खरीदते हैं, मैंने इसका वीडियो बना रखा है बुक लिस्ट के अंदर के, देखेंगे तो आपको वो उसका मालूम पड़ेगा। अगर आप उसको खरीदते हैं देन आपको ओल्ड एन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर ओल्ड एन खरीदते हैं तो आप उसको वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोचिंग मटेरियल साथ में लोगे तो ये मटेरियल काफ़ी हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है दोस्तों, करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इससे बेटर मैं कहूँगा कि इसी सिलेबस को, इसी बुक्स को बार बार पढ़िए, इससे बेटर कि आप नई नई बुकें खरीदें, ठीक है। सो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को सीधा। मॉडर्न इंडिया की जब बात आएगी दोस्तों तो मॉडर्न इंडिया के ऊपर, मॉडर्न इंडिया के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इन्वेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया, पोर्टुगीज इन इंडिया। दोस्तों इसके ऊपर पहले 2013 या 14 के आसपास में इससे क्वेश्चन आ रखा है, पोर्टुगीज के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट टू द पॉइंट सीधे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टू द पॉइंट ही होते हैं कि इनके आने के, जिसकी गवर्नर कौन था, क्या था, इनके जो एंग्लो वॉर हुए थे इनके साथ में, जैसे कि एंग्लो कर्नाटक वॉर है, एंग्लो मैसूर वॉर है। सो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। सो ये इसका एक बार ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। इसके बारे में आपको बंगाल और एंग्लो मराठा वॉर है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंग्लो सिख वॉर है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, एनेक्सेशन ऑफ द अवध है, ये इसके बारे में पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर द 1857, 1857 की क्रांति से पहले जो यहाँ का सिस्टम था, जो इन्होंने नई नई पॉलिसी लाई थी, लाइक ड्यूअल सिस्टम है और चार्टर एक्ट है, इन सबको आपको इसके बारे में पढ़ना है। हाँ हाँ, सब टॉपिक आपने देख लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा एक बार इसको भी। सो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ द 1857। यहाँ से क्वेश्चंस का प्रीलिम्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसका रोल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप पढ़ते जाइएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके अंदर आपको एक और बात की, जब आप पढ़ेंगे देन आप हिस्ट्री को, जब भी आप पढ़ेंगे देन आप डेट को ज़्यादा महत्व मत दीजिएगा। मतलब कि ये है कि डेट से हिस्ट्री बनती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री डेट से बनती है, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कि मतलब हिस्ट्री के अंदर डेट है, डेट के अंदर हिस्ट्री नहीं है। सो आप डेट को आप पूरा प्रिपेयर मत कीजिए। हाँ, आप डेट को यूज इस हिसाब से कर सकते हैं कि क्रोनोलॉजी में कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कौन सा राज्य किसके बाद में आए, तो देन आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, बट ज़्यादा डेट के ऊपर फोकस मत कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस आफ्टर 1857। ये इसके अंदर आपको पढ़ना है 1857 के बाद में जो भी, जैसे क्राउन के हाथ में शासन चला गया था उस समय, इस सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। जो इसकी जो सब हेडिंग है, सब टॉपिक है, वो इसको आप देख लीजिए एक बार। एंड जो इसकी नेक्स्ट भी इसके ऊपर लिखी हुई होगी शायद, या जैसे कि पब्लिक सर्विस है, प्रिंसली स्टेट है एंड फॉरेन पॉलिसी है। प्रिंसली स्टेट मतलब जो कि राजा रजवाड़े थे, उसका मतलब ये, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ द सिविल सर्विस। सिविल सर्विस यहाँ से दोस्तों मान के चलिए आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और बनना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा है कि डेवलपमेंट ऑफ द सिविल सर्विस के अंदर ही जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसके अंदर गवर्नेंस है, और गवर्नेंस के अंदर भी आप जब पढ़ेंगे तब भी आपको सिविल सर्विस के बारे में आपको पढ़ना है। और सिविल सर्विस के ऊपर आप थोड़ा, आपको ज़्यादा ही फोकस करना है, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछना आपका लाजमी है। सो उसको देखिएगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन दोस्तों, इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, जैसे कि लाइक अभी इसके अंदर एक टॉपिक होगा बाल विवाह के ऊपर, चाइल्ड मैरिज के ऊपर, आई थिंक नहीं है, बट अगर होगा तो ये इसी के अंदर एक टॉपिक है, वो मैं अब आपको दिखा दूंगा, आएगा तब सामने। दोस्तों जैसे कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर अभी एक न्यू करंट में इश्यू चल रहा है कि एज बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए। जब आप इन टॉपिक को पढ़ें ना, थोड़ा होलिस्टिक पढ़िएगा, क्योंकि इसके ऊपर आप थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे देन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनते हैं जो करंट के अंदर जो चल रहा है, सो वहाँ से क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन से नेक्स्ट टॉपिक वो है डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक वो है
सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिएगा कि शायद आपको इसके अंदर वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हिंदी रिफॉर्म मूवमेंट है एंड काफ़ी कुछ इसके अंदर क्वेश्चन है, ऊपर को इसको देखते रहिएगा साथ साथ में। सब हेडिंग को आप इंपॉर्टेंस है इनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इन सबको पढ़ूंगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनेगा, क्योंकि ये करीब 80 पेज की बुक है, ठीक है। 80 पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा वो आप भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनैलिटीज। इसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी मैंने जो आपको टॉपिक बोला था ना वो यहाँ से रिलेटेड है। जो इसके अंदर जो सबसे पहले हस्ती दे रखी है वो राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के ऊपर ही बाल विवाह के ऊपर जो इन्होंने काम किया था वो इन्होंने किया था, और विडो मैरिज के ऊपर काम किया था। सो इस बार क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। जैसे स्वामी विवेकानंद, आज तक इन्होंने क्वेश्चन पूछे मेंस के अंदर और वगैरह, पर आज तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। सो आप एक बार इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिजेंट ट्राइबल एंड अदर मूवमेंट। दोस्तों पिजेंट रिवोल्ट के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, यूपीएससी का एक ट्रेंड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पिजेंट रिवोल्ट मतलब जो किसानों के जो किसान आंदोलन होते हैं ये है, ठीक है ना। ट्राइबल जो आदिवासी जनजातियों के मूवमेंट हुए थे इसके ऊपर है। सो दोस्तों इसकी सब हेडिंग आप देख लीजिएगा, जैसे कि तेलंगाना मूवमेंट है, और जितने भी इसके अंदर जितने भी आपको टॉपिक दे रखे सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक भी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंस नहीं है जिसकी, और यूपीएससी का तो पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट ही होता है, कोई भी एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते आप। ये है कि थोड़ा वो जो कि इंपॉर्टेंस कम है उसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप मॉडर्न मेडिवल इंडिया को जब आप देखेंगे तो पिछली बार में आपने जैसे कि सपिन सिंह सर का आपने जब इंटरव्यू सुना होगा तो उन्होंने भी कहा है कि मैंने एंशिएंट इंडिया को पूरा छोड़ दिया था और क्वेश्चंस नहीं आया, तो वो एक लक होता है। आप छोड़ इस हिसाब से सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा मॉडर्न इंडिया से कंप्लीट और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, और अगर आप टाइम नहीं है आपके पास में इतना, देन आप उसके ऊपर थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं, ये आप काम कर सकते हैं। सो दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा और साथ साथ में इसकी फ़ोटो भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मैं दूंगा साथ में। इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी जी का आगमन हो जाता है और यहाँ से पढ़िएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके ऊपर आप पढ़िएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट सेकंड फेज़ के अंदर जब 1980 से 1929 तक। दोस्तों एक बात आपको बोलना चाहूँगा, इस बार 2020 है, और जब अगली बार आप पेपर देंगे 2021 होगा। सो 2021 और 1921, ठीक है, आप देख रहे हो 1921 और 2021। सो 100 साल किसी काम को पूरे होते हैं, तो वर्षगांठ के ऊपर कुछ ना कुछ न्यू एडिटोरियल छपेंगे अखबार में। अगर वहाँ से एडिटोरियल छपेंगे मतलब क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। सो आप इस टॉपिक को जब भी आप पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये आपके नेक्स्ट सब हेडिंग है वो ये है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्वेश्चंस के अंदर इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही है। सो मैं आपको धीमे धीमे आपको बता देता हूँ। इंडियन नेशनल मूवमेंट फेज़ 3 के अंदर है। सो इसकी आपको जो पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसको कंप्लीट रूप से, होलिस्टिक रूप से, क्योंकि आप एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे बताऊंगा ना तो आपको इतना याद रहेगा, मेरा मानना है। आप वहाँ से देखेंगे और इसके आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसके अंदर जो बॉक्स दिख रहे हैं उसको आप टिक लगा सकते हैं कि हाँ पे मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया और ये टॉपिक मेरा अभी पढ़ना बाकी है। गवर्नर जनरल एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, गवर्नर जनरल जितने भी थे इन सब की लिस्ट आपको दे रखी है। इन सब के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन सबको तो आप पढ़ने जाओगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। इससे बेटर है कि जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़िएगा। इसके लिए मैंने आपको बोला है अभी जो कोचिंग मटेरियल मैं आपको किसके लिए कह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में वो ज़्यादा लिख के दे देते हैं और बाकी को वो छोड़ देते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये पॉलिटिकल पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे अपना मॉडर्न इंडिया का काम खत्म होता है। दोस्तों अभी तक मैंने जो भी आपको सिलेबस बताया था वो मैंने आपको अभी तक इसका प्रीलिम्स का सिलेबस बताया था, ठीक है ना कि मेंस का सिलेबस बताया था। और मेंस के लिए आपको मॉडर्न इंडिया के लिए आपको अलग से सिलेबस बताऊंगा। जो मेंस के लिए जो टॉपिक आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया के ऊपर आएगा, ठीक है, ना कि इसके एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के ऊपर आएगा। दोस्तों एक और बात की, जो आपको ये पीडीएफ है आपको भी लग रहा हो कहाँ से मिलेगी। दोस्तों आप जब वीडियो के नीचे लिंक में जाएंगे तो देना आपको एक पीडीएफ एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की। उस टेलीग्राम को आप डाउनलोड कर दीजिएगा अभी, और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद उस लिंक को आप जैसे वहाँ पे पेस्ट करेंगे देन आपको वो सीधा एक न्यू चैनल खुलेगा, और वहाँ पे मैं अभी पीडीएफ को अपलोड कर दूँगा आपके वीडियो को अपलोड होने के जस्ट बाद में, ठीक है। तो चलते हैं और सीधा अपन मेंस के टॉपिक के ऊपर आते हैं और मेंस का सिलेबस देखते हैं और वीडियो को अपन खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। दोस्तों अभी मैंने आपको जो बोला था मेंस के लिए सिलेबस, अभी अपन मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और अपने मेंस का सिलेबस अभी मैंने ओपन कर दिया इसकी पीडीएफ को, अभी मेंस का सिलेबस खोलेंगे, ठीक है ना। और चलते फिर देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा जीएस फर्स्ट, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक होता है, लेकिन अपन सिर्फ हिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। शुरुआत में मॉडर्न इंडिया
जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। यूपीएससी का जो सिलेबस है ना वो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट में लिखा हुआ सिलेबस। जो आपको मैं इसी को कंसल्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल शॉर्ट में दिया होता है। इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड इश्यू और एक्सेट्रा। दोस्तों इस टॉपिक को देख के आप मालूम कर सकते हैं कौन कौन सा पढ़ना और कौन कौन सा छोड़ना है। आई थिंक समझ जाएंगे कि मेरे इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कितनी होने वाली है। सो देखते हैं, अपन स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को। ब्रिटिश यूरोपियन पटेशन इन द इंडिया। जो ब्रिटिश कंपनियों का आगमन हुआ था इसके बारे में आपको है। लेटर मुगल के बारे में आपको क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और मुगल एम्पायर का जो विनाश हुआ था वो किसके कारण हुआ था उसके बारे में, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, राइज ऑफ द रीजनल पावर, जो मैंने आपको प्रीलिम्स के अंदर भी बोला था। अब देखिए इस टॉपिक को आप कितनी इंपोर्टेंस आएगी इसके अंदर से। राइज एंड फॉल ऑफ द मराठाज, और सोशियल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द 18th सेंचुरी, कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ 18th सेंचुरी, सिग्निफिकेंट आउटलुक ऑफ द 18th सेंचुरी। ये इसका जो टॉपिक है। मेंस का सिलेबस बहुत कम में दिया रखा होता है क्योंकि इसको आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बिगनिंग ऑफ द यूरोपियन पेनेट्रेशन इन इंडिया, यूरोपियन कंपनी का जो शुरुआत में बिगनिंग के अंदर जो ट्रेड का जो रोल चलता है उसके बारे में है। एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया, इसके ऊपर जो टॉपिक है वो ये है। दोस्तों इसके बाद में जो टॉपिक है वो है कंसोलिडेशन अंडर ब्रिटिश रूल 1880 to 1857, इसके ऊपर है। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया फ्रॉम 1757 to 1857। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है फैक्टर्स दैट मेक ब्रिटिश फेवरेबल ऑफ इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन। सो इसका नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, इसका जो सब हेडिंग है वो ये मैं गलती से पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन रहा है और मुझे शॉर्ट में इसको ख़त्म करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ में। सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। हाँ सो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल रिलीजन रिफॉर्म इन 19th सेंचुरी। इसके अंदर जब अपन टॉपिक को देखेंगे दोस्तों, इसको आप एक बार देखिएगा ढंग से। सो दोस्तों अभी मैंने आपको बोला था कि आपको जो जैसे चाइल्ड मैरिज है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा इस बार फोकस करना है। सो दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक को आप देखिएगा, ये देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जब एक रोल के ऊपर एक क्वेश्चन है, देन आप इसके ऊपर देखेंगे चाइल्ड मैरिज के ऊपर लिखा हुआ है ये, ठीक है आप देख रहे हो। तो आप इसको जब पढ़ेंगे थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि करंट के इश्यू में चल रहा है तो क्वेश्चन आने की संभावना बनती है इस बार, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे इसके अंदर, और नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना है रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके ऊपर आप देखिएगा क्वेश्चन, मैंने प्रीलिम्स के अंदर भी रोल बनता है, मेंस के अंदर भी इसका रोल बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज पोस्ट रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको आप देखिए। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट टॉपिक है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट 1858 to 1905 के बीच का जो काम है ये देखिए, जब कांग्रेस का विभाजन वगैरह हो जाता है इसके बाद में। नेक्स्ट टॉपिक है वो सोशल एंड रिलीजियन रिफॉर्म आफ्टर द 1858। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 to 1918 के बीच का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ये गांधी जी का टाइम स्टार्ट हो जाता है और हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस यहाँ से बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रगल ऑफ स्वराज, स्ट्रगल फॉर स्वराज। दोस्तों इसका जो सब टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा बड़े है क्योंकि कंप्लीट हिस्ट्री होलिस्टिक हिस्ट्री को दिखाएंगे, मॉडर्न इंडिया को ये दिखाएंगे कि मॉडर्न इंडिया का अर्थ ही यही होता है। सो आई थिंक आप इनको पढ़िएगा एक बार, और एक बार PDF से भी पढ़ लीजिएगा। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल पॉलिसीज, नेशनलिस्ट पॉलिसीज है जो कि 1935 to 1939 के बीच का है। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1955 जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, आप पॉलिटी को पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी। नेक्स्ट टॉपिक है वो है टुवर्ड इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की ओर। अब देख पा रहे हैं लगभग शायद हिस्ट्री का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और अब देख सकते हैं यहाँ से पूरी हिस्ट्री लगभग आपकी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और जब आपकी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाती है देन आपका एक टॉपिक और आता है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वो है जब अपना देश आज़ाद होता है 1947 के बाद में। 1947 के बाद में हमारे देश में बहुत से प्रधानमंत्री आए, बहुत से काम हमारे देश में हुआ, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था हमारे देश के अंदर,
और भी बहुत से काम हुए, जैसे कि हमारे देश के अंदर एक बार आपातकाल 3 बार आपातकाल की स्थिति हुई, इंडिया चाइना वॉर हुए हमारे देश के अंदर। सो उन सबको जब आप एक बार पढ़ेंगे तो देन आप सब उसको समझने के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हिस्ट्री का टॉपिक है वो आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। सो अपन नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका जो सिलेबस दे रखा है एक सिंगल लाइन में दे रखा है, बट सिलेबस भी इसका भी काफ़ी बड़ा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। सो इन्होंने तो अपन को बहुत अच्छी तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, इतने कम से इतना बड़ा कैसे समझेंगे। सो इनको भी थोड़ा एलोबरेट करके देना चाहिए, लेकिन अपन एक बार देख रहे हैं इसको। चैलेंजेस बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन स्टेट्स। आप देख लीजिएगा एक बार पीडीएफ से भी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम कॉलोनी टू डेमोक्रेसी। अंग्रेजी शासन से लोकतंत्र की ओर। यूरोपियन इकोनॉमिक कंसोलिडेशन, जो अर्थव्यवस्था में जो अस्थिरता पैदा हुई थी उसको वापस से कैसे लाया था, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, और भी मैंने आपको जैसे कि भी बताया कि ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह इन सब के बारे में इसके ऊपर है। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसके ग्रीन रिवोल्यूशन इसका टॉपिक है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन। इसके ऊपर देखिएगा, जैसे कि रसिया के साथ में हमारा पंचशील समझौता होता है वो होता है, जो इसके अंदर सारा आएगा। इंडो पाक वॉर है, इंडिया और श्रीलंका के साथ में जो हमारा होता है, जिसके कारण राजीव गांधी का अनेक्सेशन होता है, उनकी हत्या हो जाती है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इसको आपको इसके अंदर पढ़ना है। एंड इस सब की आपको पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसके अंदर इसके अंदर आपको पंजाब के ऊपर मिलेगा, पंजाब क्राइसिस, जो कि यहाँ का खालिस्तान मूवमेंट हुआ था वो है। ऑपरेशन ब्लू स्टार है, डिमांड ऑफ खालिस्तान है। सो आप देख लीजिएगा इसको भी आप। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलर मूवमेंट, जो कि देश के अंदर हो रहा है, जैसे को मूवमेंट हुआ था, इन्वायरमेंट मूवमेंट हुआ था, और भी बहुत से मूवमेंट हमारे देश में होते हैं दलितों को लेकर और जाति और ओबीसी को कास्ट को लेकर वगैरह। इन सबको आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया पॉलिटिक्स, और इसको आपको देखना है। और साथ में आपको कंटेम्प्रेरी इश्यू साथ साथ में देखना है, जो कि हिस्ट्री में और पॉलिटी में चलते रहते हैं, उन सबको आपको देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना पोस्ट इंडिपेंडेंट का कंप्लीट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। और लगभग मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री बताने की कंप्लीट मेरी तरफ से पूरी आपको कोशिश की है। और भी बहुत से टॉपिक रहते हैं बाकी, तो मुझे नहीं लगता शायद इसके बाद में भी कोई रहा है। फिर भी आप पढ़ते वक्त पूरा ध्यान रखिएगा। आपको मैंने एक चीज़ अभी आपको बताई नहीं है, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंट आपको कहाँ से पढ़ना है दोस्तों। एक एबीपी न्यूज सीरियल आता था, अगर आपके पास में टाइम है तो आप देखिएगा। एबीपी न्यूज, ठीक है, शायद यही है, नॉट एबीपी नहीं, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया तो यूनिक एबीपी न्यूज आई थिंक, क्या एबीपी ये होगा जो सही, जो है मुझसे से प्रोनाउंसिएशन याद नहीं आ रहा है। सो आप उस न्यूज़ के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर आपको एक प्रधानमंत्री करके एक सीरीज मिलेगी, प्रधानमंत्री। आप उसको आप देखिएगा, उससे आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट के अंदर जो भी मूवमेंट है वो आपको एक बार समझने में बहुत अच्छी समझ बन जाएगी उससे, ठीक है। और उसके बाद में आप एक 11th में जो हिस्ट्री की 11th में जो एक पॉलिटिक्स की बुक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, एक बुक से। सो आप एक बार उसको देखेंगे तो आपका लगभग काम हो जाएगा। और लगभग मैंने आपको सारा सोर्सेज वगैरह बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पॉलिटिक्स के ऊपर बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।